Bismillahirrahmanirrahim. Advanced Auditing lecture number 9. In this lecture we will discuss Independence Rule and Surveillance Auxiliary Act, and our lecture objectives are: first one is independence rules. What is independence rule? Second one, importance of this independence rule, and how can we relate independence requirement with the surveillance auxiliary act. फर्स्ट वन है ऑब्जेक्टिव नंबर वन. इसमें हमने बात करनी है अप्लाई द AICPA कोड्स रूल एंड इंटरप्रिटेशंस ऑन इंडिपेंडेंस एंड एक्सप्लेन देयर इम्पोर्टेंस. जो AICPA के कोड्स रूल जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, ठीक है, उसको इंडिपेंडेंस रूल और इंटरप्रिटेशन उसको एक्सप्लेन करना है और फिर उसके बाद उसकी इम्पोर्टेंस को भी एक्सप्लेन करना है. तो फर्स्ट वन हम देखते हैं. सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो है इंडिपेंडेंस रूल. इंडिपेंडेंस रूल में हम बात करते हैं द वैल्यू ऑफ ऑडिटिंग इज डिपेंडेंट ऑन द पब्लिक्स परसेप्शन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर. के जो भी ऑडिटर जो होता है, ठीक है, उस वो जो भी डिसीजन लेता है या जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वो रिव्यू करता है, वो तो क्या होता है, डिपेंडेंट होता है किस पे, अपनी पब्लिक परसेप्शन पे. क्योंकि पब्लिक परसेप्शन ये बनी हुई है कि पब्लिक परसेप्शन ये है कि जो भी ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिव्यू करेगा और अपनी रिपोर्ट बना के देगा तो वो ट्रू एंड फेयर रिव्यू होगा. तो पब्लिक जो है वो तो ऑडिटर पे डिपेंड है, लेकिन जो ऑडिटर है वो खुद इंडिपेंडेंट होना चाहिए. इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट रूल. इंडिपेंडेंट रूल में दो चीज़ें आ गई, ठीक है. एक है पब्लिक परसेप्शन, ठीक है, जो कि डिपेंडेंट है, और सेकेंड वन है ऑडिटर खुद जो कि इंडिपेंडेंस है, ठीक है. अब हमने बात की पब्लिक ऑडिटर जो है वो डिपेंडेंट है. डिपेंडेंट किस पे है? वो ऑडिटर जो डिसीजन लेता है, जो उसकी रिपोर्ट होती है, उस पे वो डिपेंड करते हैं. क्योंकि आफ्टर रिपोर्ट जो है वो जो पब्लिक परसेप्शन है उसका मतलब यह है यूज़र्स जो हैं वो देखते हैं, ठीक है, और उसके बेस पे अपना जो डिसीजन है डिसीजन लेते हैं कि आप इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. अब अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस रूल, a members in public practice shall be independent in the performance of professional services as required by standard promulgated by bodies designed by council. जो रूल्स होते हैं सबसे पहले, ठीक है, इंडिपेंडेंस परफॉर्मेंस की अगर बात करें या इंडिपेंडेंस रूल की हम बात करें, तो जो जितनी भी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और या जो स्टैंडर्ड बनाते हैं, ठीक है, और या जो कौंसल से जितने भी रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होते हैं, ठीक है, वो ही ऐसे रूल बनाते हैं जो कि उसमें बायसनेस ना हो. फर्स्ट अगर हम बात करें अभी, इंडिपेंडेंट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स. जैसे कि हमने ऊपर बात की कि इंडिपेंडेंस रूल है, ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट जो है, ठीक है, वो इसके दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं. कौन से? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस. अब अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड की, तो जब भी ऑडिटर रिपोर्ट बनाता है या किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करता है, उसके बेस पे जब वो फाइनल डिसीजन लेता है तो उसके माइंड में बायसनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है. वो इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड होना चाहिए. किसके? क्योंकि जो इंडिपेंडेंस रूल है, ठीक है, जो चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं, ठीक है, वो होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए, ठीक है. अब इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, इसकी अपीयरेंस है वो भी डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इंडिपेंडेंस होना चाहिए उसको भी, ठीक है. अपीयरेंस में मतलब यहाँ पे ये है कि उसकी कोई रिलेशन ना हो उस पर्टिकुलर कंपनी से, ठीक है, जो कि उस बेस पे ये कोई डिसीजन ले या कोई रिपोर्ट बना के दे. तो ये है ऑडिटर के लिए जो इंडिपेंडेंस रूल है, जो कि पब्लिक परसेप्शन है, और सेकेंड वन है ऑडिटर जो पब्लिक परसेप्शन है वो डिपेंडेंट है,
और ऑडिटर जो है वो खुद इंडिपेंडेंट। अब जो अगर हम इंडिपेंडेंस रूल की बात करें तो हमारे पास 7 जो है डिफरेंट इसके 6 डिफरेंट सिग्निफिकेंट है, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंस इंक्लूड। जो इंडिपेंडेंस में हम फर्स्ट वन है फाइनेंशियल इंटरेस्ट। फाइनेंशियल इंटरेस्ट को आगे जो है हम वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करेंगे। रिलेटेड फाइनेंशियल इंटरेस्ट इश्यूज, कंसल्टिंग, बुक कीपिंग एंड अदर नॉन अटेस्ट सर्विसेज। अब है लिटिगेशन बिटवीन CPA फर्म एंड क्लाइंट्स, अनपेड फीस एंड नेटवर्क ऑफ फर्म। तो ये हैं सबसे पहले फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट को डिस्कस करते हैं और फिर ये बाकी जितने भी पॉइंट हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब फाइनेंशियल इंटरेस्ट है द कोड प्रोहिबिट कवर्ड मेंबर फ्रॉम ओविंग एनी स्टॉक और अदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ऑडिट क्लाइंट्स। अब फाइनेंशियल इंटरेस्ट में क्या है कि जो भी कोड है, मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जितनी भी लॉ जो है उसके लिए बनाए गए हैं, ठीक है, फाइनेंशियल के लिए, तो वो क्या होंगे, वो जितने भी उसके रिलेटेड होते हैं, जैसे स्टॉक हो गए या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गए, ठीक है, ऑडिट क्लाइंट के, वो उसको कवर करेंगे उस रूल्स एंड रेगुलेशन। और कवर्ड मेंबर की अगर हम बात करें, कवर्ड मेंबर कौन से होते हैं, उनमें कौन कौन से लोग आ जाते हैं। एनी पर्सन हु इज़ इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस एन आर्टिस्ट एंगेजमेंट, कि जो भी उस पोजीशन में जो कि आर्टिस्ट एंगेजमेंट को क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके। तो उसमें कौन से, जैसे हम उसके फैमिली की बात करें, मतलब यहाँ पे है द प्रोहिबिशन ऑफ डायरेक्ट ऑनरशिप आल्सो अप्लाइज टू द कोवर्ड मेंबर्स। जो कोवर्ड मेंबर्स हैं, इमीडिएट फैमिली हो गई, जैसे जिसमें कौन कौन से हैं, विच इंक्लूड स्पाउस, स्पाउसल इक्विवेलेंट एंड डिपेंडेंट्स। तो ये वो हैं जो कि डायरेक्ट ऑनरशिप जिनके पास आ जाती हैं, ठीक है। तो ये तो हम फाइनेंशियल इंटरेस्ट की बात करते हैं कि ये भी इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये किस तरह के ये इंटरेस्ट ले सकते हैं, कुछ है डायरेक्ट इंटरेस्ट है फाइनेंशियल इंटरेस्ट और कुछ है इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। जो डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अ डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ओनरशिप ऑफ स्टॉक बाय अ कोवर्ड मेंबर और इमीडिएट फैमिली इज डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। जो कि स्टॉक या जो शेयर होल्डर होते हैं उसकी डायरेक्ट जो ऑनरशिप दूसरों को मिल जाती है, ठीक है, या फिर उसकी फैमिली मेंबर जो है उस पर क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वो डिपेंड करते हैं, तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। अ क्लोज बट नॉट डायरेक्ट ओनरशिप इंटरेस्ट इज इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। जो उसके ऑनर के क्लोज तो है बट वो उसमें जो है कोई किसी भी किस्म की अगर इंटरेस्ट ले भी या तो वो अपनी तरफ से उसमें कोई चेंजिंग वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। अब जो नेक्स्ट वन है हमारे पास फाइनेंशियल इंटरेस्ट, इसको कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम मटेरियल और इमैटेरियल फाइनेंशियल इंटरेस्ट और क्लोज रिलेटिव। अब पहले मटेरियल और इमैटेरियल की बात करते हैं। एनी डायरेक्ट ओनरशिप इंटरेस्ट इज प्रोहिबिटेड रिगार्डलेस ऑफ मटेरियलिटी। Materiality affects only whether ownership is a violation of independence for indirect ownership। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंटरेस्ट में मटेरियलिटी और इमैटेरियलिटी। मटेरियलिटी में क्या चीज़ आ जाती है कि जो डायरेक्ट ऑनरशिप है इंटरेस्ट, ठीक है, जो मटेरियलिटी के हिसाब से है। अब मटेरियलिटी किस चीज़ को अफेक्ट करती है, ऑनरशिप को अफेक्ट करती है। जो कि इंडिपेंडेंस फॉर इनडायरेक्ट ऑनरशिप हो उसको मटेरियलिटी क्या करती है, अफेक्ट करती है। अब फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ क्लोज रिलेटिव्स। क्लोज रिलेटिव आर डिफाइंड एज पेरेंट्स, उसमें पेरेंट्स आ जाते हैं जिसके हमने पिछले स्लाइड में भी डिस्कस किया। सिबलिंग्स आ गए, ठीक है, मतलब ब्रदर एंड सिस्टर जितने भी हैं। और नॉन डिपेंडेंट चाइल्ड जो कि उस पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, मतलब इसकी एज वो है या वो खुद उनकी जो है सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। ऑनरशिप बाय अ क्लोज रिलेटिव इज यूजुअली नॉट अ वायलेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अनलेस द ऑनरशिप इज मटेरियल टू द रिलेटिव और enable the relative to exercise significant influence over the artist client। तो इसको तो हमने पिछले लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, क्लोज रिलेटिव्स को। तो
आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट हमारा स्लाइड है उसमें देखते हैं इंडिपेंडेंस रूल रिलेटेड फाइनेंशियल इंटरेस्ट इश्यूज। जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट से रिलेटेड जितने इश्यूज होते हैं अब उसको डिस्कस करते हैं। वन ऑफ दीज रिलेशनशिप बिटवीन अ CPA एंड द क्लाइंट्स कोड अफेक्ट इंडिपेंडेंस। कैसे? लोन्स हो गए अदर देन नॉर्मल लेंडिंग प्रोसीजर। एक तो है लोन होते हैं और इसमें जो है नॉर्मल लेंडिंग प्रोसीजर है, ठीक है, जो कि अदर देन वो कौन से लोन है? अदर देन नॉर्मल लेंडिंग प्रोसीजर हो। अब सेकेंड वन है एम्प्लॉयमेंट ऑफ इमीडिएट एंड क्लोज फैमिली मेंबर। मतलब ये भी अफेक्ट करते हैं इंडिपेंडेंस रूल को। जो एम्प्लॉयमेंट है जो कि मिल जाती है डायरेक्टली किसको? एम्प्लॉयमेंट के बाद उसकी फैमिली मेंबर को। जॉइंट क्लोजली हेल्ड इन्वेस्टमेंट विद क्लाइंट्स, या फिर जो इन्वेस्टमेंट है और क्लाइंट्स है उनके दरमियान क्या है? जॉइंट है क्लोजली। अब नेक्स्ट वन जो है डायरेक्टर, ऑफिसर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, ठीक है, वो भी डायरेक्टली क्या होते हैं? रिलेशनशिप होते हैं और जिसकी वजह से इंडिपेंडेंस जो है वो अफेक्ट हो जाते हैं क्लाइंट्स की। अब जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा अंडर सर्बेलेंस एक्ट एंड अदर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन एंड PCAOB इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स एंड एडिशनल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ऑडिटर इंडिपेंडेंस। अब जो हम यहाँ पे एडिशनल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से ऑडिटर की इंडिपेंडेंस जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाती हैं, वो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट वन देख के हमारे पास है सर्बेलेंस एक्ट जो है एंड रिलेटेड इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। अब सबसे पहले देखते हैं ऑडिटर्स ऑफ पब्लिक कंपनी मस्ट आल्सो कंप्लाई विद द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्बेलेंस एक्ट, ठीक है, जो कि द पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड एंड द सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। तो अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले सर्बेलेंस एक्ट के और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की बात करते हैं। ये कौन कौन सी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करती हैं? इट रिस्ट्रिक्ट द नॉन ऑडिट सर्विसेज दैट कैन बी प्रोवाइडेड टू पब्लिकली हेल्ड कंपनीज, जो कि पब्लिकली कंपनीज जो है उनको प्रोवाइड कर दी जाती हैं नॉन ऑडिट सर्विसेज, ठीक है, उस पर रिस्ट्रिक्ट करती हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और सर्बेलेंस एक्ट। जो नेक्स्ट वन है सर्बेलेंस एक्ट आल्सो रिक्वायर दैट द ऑडिट कमेटी, जो ऑडिट की कमेटी होती है और पब्लिक कंपनी की, वो भी रिस्पॉन्सिबल होगी किस चीज़ की? अपॉइंटमेंट की, कंपेंसेशन की, या फिर ओवरसाइट ऑफ दी ऑडिटर की। इन सब चीज़ों की क्या होगी? रिस्पॉन्सिबल होगी ऑडिट कमेटी। जो भी ऑडिट कमेटी है वो इन सब की क्या होगी? देखिए हमने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की बात की, ठीक है। सर्बेलेंस एक्ट की अगर हम बात करें तो वो ये रिक्वायर करती है कि ऑडिट कमेटी जो है वो किसकी रिक्वायर होंगी? मतलब कोई भी न्यू अपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक है, ठीक है, अगर उस अपॉइंटमेंट की वजह से कोई लॉस हो जाता है तो भी वो क्या होंगे? उसकी रिस्पॉन्सिबल होंगे। या इसके अलावा कंपेंसेशन करते हैं, ठीक है, या फिर ओवरसाइट ऑफ द ऑडिटर जो है, ये जितने भी इससे रिलेटेड फैक्टर्स हैं उसके वो क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर दूसरी तरफ हम सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की बात करें तो वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं किस चीज़ को? नॉन ऑडिट सर्विसेज को, ठीक है, जो कि पब्लिकली जितनी भी कंपनीज होती हैं जिनको प्रोवाइड कर दी जाती है उनके थ्रू। अब जो नेक्स्ट वन है हमारे पास सर्बेलेंस एक्ट एंड रिलेटेड इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। इससे जो रिलेटेड इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट है वो कौन कौन सी हैं सर्बेलेंस एक्ट की, जिसके हमने इस लेक्चर में बात करनी है। देयर आर आल्सो रूल्स कंसर्निंग द फॉलोइंग इशूज। कौन कौन सी रूल्स हैं जो कि यहाँ पे इश्यूज है? कौन कौन सी इशू है? कन्फ्लिक्ट अराइजिंग फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। अब ये एक इशू है कि एम्प्लॉयमेंट के जो आपस में हैं उनके आपस में जब कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, ठीक है, ये एक इशू है। अब जो सेकेंड वन है पार्टनरशिप रोटेशन। ये जो पार्टनर है वो बार बार चेंज हो जाते हैं, ठीक है, और उनकी जो रेशोज हैं या फिर जो उनके प्री एग्रीमेंट हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और ऑनरशिप इंटरेस्ट जो ऑनरशिप इंटरेस्ट है उसकी वजह से भी जो है उसमें चेंजिंग हो सकती है। और लास्ट सेकंड लास्ट जो है
शॉपिंग फॉर अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब कि कौन कौन से उसके प्रिंसिपल हम इसमें इंक्लूड करें, ठीक है, कौन से स्टैंडर्ड के बेस पे हम इसको लेके जाएं। और लास्ट वन है एंगेजमेंट एंड पेमेंट ऑफ ऑडिट फीस बाय मैनेजमेंट, जो पेमेंट करते हैं ऑडिट फीस की जो मैनेजमेंट जो भी पेमेंट करती है उससे रिलेटेड जितनी भी इश्यूज होते हैं उसको डिस्कस करना है।